चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हम अभी तक मेजरली सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, या सेकंड लास्ट बोल लो। एक टॉपिक हम बीच में स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मतलब 50-60% टॉपिक रिलेट करता है किस चीज से, जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था। लास्ट क्लास का टॉपिक था सेल्फ इंडक्शन। मतलब एक कॉइल है, सिंगल कॉइल, कॉइल बोलो, सोलनॉइड बोलो या बोलो इंडक्टर, तीन नाम होते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। कॉइल से हम स्टार्ट कर लेते हैं। कॉइल है, उसमें करंट चेंज हो रही है। करंट चेंज होने की वजह से क्या होगा, उसका फ्लक्स बदलेगा और उसी कॉइल के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस फिनोमेना को हमने क्या नाम दिया था, सेल्फ इंडक्शन। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। बस डिफरेंस ये है, म्यूचुअल जब वर्ड आ गया तो मतलब हमारे पास एक से ज्यादा कॉइल हैं। एक कॉइल ये मान ली और हमने मान ली एक कॉइल ये है, दो कॉइल हैं, दोनों कॉइल आसपास रखी हुई हैं। एक में करंट फ्लो कर रही है I1 और एक में करंट फ्लो कर रही है I2। मान लेते हैं बेसा एट द मोमेंट एक में I1 है और एक में I2 है। म्यूचुअल बोलता है कि जब इसमें करंट चेंज हो रही है तो इसकी करंट चेंज होने की वजह से इसका भी फ्लक्स चेंज होगा, और इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो इस चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे सेल्फ के अंदर कि इसमें करंट चेंज हो रही है तो ईएमएफ कहां पे आएगा, इसी के अंदर आएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसमें करंट बदल रही है तो ईएमएफ कहां पे आएगा, इसके अंदर। या इसमें करंट चेंज होगी तो ईएमएफ कहां पे आएगा, इसके अंदर। तो म्यूचुअल का मतलब क्या है, एक में करंट वेरी करेगी और ईएमएफ कहां पे इंड्यूस होगा, सेकंड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जब हम बोलते हैं कि सेकंड में ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सेल्फ नहीं हो रहा, वो तो हो ही रहा है। सेल्फ के साथ साथ म्यूचुअल भी हो रहा है। जैसे इसमें करंट चेंज हो रही है, इसमें करंट बदलने की वजह से इसी के अंदर क्या आएगा, सेल्फ आएगा। बट इसकी करंट की वजह से इसमें क्या आएगा, म्यूचुअल आएगा। तो दोनों फेनोमेना एक साथ हो रहे हैं, सेल्फ वाला भी और म्यूचुअल वाला भी। जब रियल में हम देखते हैं चीजें तो सारे फेनोमेना जो हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं, पर पढ़ाया ऐसे नहीं सकते ना। पढ़ाते हुए हम एक ही यूज करेंगे, या तो सेल्फ यूज करेंगे या म्यूचुअल। तो हमने लास्ट क्लास में सेल्फ डिस्कस किया था। आज की पूरी क्लास जो सिर्फ इस बेस पे है कि एक में करंट बदलने से दूसरे वाले में क्या चेंज आएगा, और यही फेनोमेना है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स इन विच ईच opposes any change in strength of current in other coil। किसको अपोज कर रही है, दूसरी कॉइल की चेंजेशन को अपोज कर रही है। कैसे, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। जैसे मान लो इसकी बात करते हैं, ये जो कॉइल है ये इस करंट को अपोज कर रही है, इस चेंज इन करंट को, तो ईएमएफ कहां पे आएगा, इसके अंदर आएगा। जिस कॉइल में करंट फ्लो करती है उसके साथ वाले हम क्या काउंट करेंगे, ईएमएफ निकालेंगे। तो लॉजिकली मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं कि जब मैं बात करूंगा कि मुझे इसका फ्लक्स निकालना है पहले वाली कॉइल का, किसका फ्लक्स निकालना है, फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स निकालना है। अब पहले वाले का फ्लक्स जो है मतलब इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है। यहां फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहां पे करंट की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो रही है। तो पहले वाले का फ्लक्स किस करंट पर डिपेंड करेगा, I1 पे या I2 पे, I2 पे करेगा। तो phi1 क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू I2। या मैं ऐसा लिख सकता हूं जो phi2 है वो क्या आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, I1 पे। तो म्यूचुअल का मतलब है एक फ्लक्स दूसरे वाले करंट पे डिपेंड कर रहा है। सेल्फ का मतलब क्या था, इसका जो फ्लक्स है इसी की करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे एक साथ चार चीज हो रही है। इसकी करंट बदलने की वजह से यहां पे क्या हो रहा है, सेल्फ। इसकी करंट बदलने की वजह से यहां पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल। इस करंट की वजह से चेंज यहां पे क्या आ रहा है, सेल्फ, और यहां पे क्या आएगा, म्यूचुअल। और चारों एक साथ हो रहे हैं। और उन चारों में से दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कहां पे, लास्ट क्लास के अंदर सेल्फ का। आज हमारा काम सिर्फ म्यूचुअल डिस्कस करना है। जो हमें साइन रिमूव करते हैं प्रोपोर्शनल का,
तो ये आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, देखो करंट इसमें चेंज हुई है और फ्लक्स तुम्हें किसका निकाला है, इसका निकाला है। तो फाई वन जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इसकी करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड के रिस्पेक्ट। ठीक है, M12 M21 नोटेशन है, दोनों लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, फाई टू वन म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और साथ में क्या आएगा, I1। तो M12 क्या लिख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस, बताओ, इंडक्शन या इंडक्टेंस। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इंडक्शन इज अ फेनोमेना। तो जब हम m लाएंगे यहाँ पे कॉफिशिएंट, तो वो क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हम मेजर करेंगे। तो जो भी चीज मेजर कर रहे हैं वो इंडक्टेंस है, इंडक्शन ही है। यही कॉमन मिस्टेक है जो आप करोगे, कि एक इंडक्शन है वो फेनोमेना है, जो ये m आ रहा है वो क्या है, इंडक्टेंस है, इंडक्शन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये बेसिक सी मिस्टेक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ किसका, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है M12, तो मैंने किसका निकाला है, ऑफ कॉइल वन, किसके रिस्पेक्ट में, टू के रिस्पेक्ट में। और M21 क्या आएगा, आइडियली दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे मैं M12 निकालूं या मैं M21 निकालूं, तो हमें थियोरेटिकली ये प्रूव करना है कि दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर। कौन कौन, M12 या M21। तो फर्स्ट का जो फ्लक्स निकालोगे तो वो इस करंट पे डिपेंड कर रहा है, इसका फ्लक्स इस करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लो, उस फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है फाई वन के लिए और एक किसके लिए है, फाई टू के लिए। तो ये हमारा जो है ये बेसिक सा पार्ट है, कि डेफिनेशन है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है, वो अब फाई वन के लिए M12 है, फाई वन के लिए करंट कौन सी आ रही है, I2, फाई टू के लिए कौन सी करंट आ रही है, I1। दोनों रिलेटिवली डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे करंट पर डिपेंड कर रहा है, ये इसी करंट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक सा पार्ट है किस चीज का, म्यूचुअल इंडक्शन एंड इंडक्टेंस। इंडक्शन फेनोमेना है, इंडक्टेंस तब निकलेगा जब वहां पे इंडक्शन का फेनोमेना होगा। ठीक, अब यहीं से कोई मुझे बोले कि डिफाइन करो म्यूचुअल इंडक्शन को, मतलब इंडक्टेंस को। इंडक्शन में डिफाइन कर दिया, इंडक्टेंस डिफाइन करना है। तो अब यहां देखो, ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस का d∅dt। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं d/dt ऑफ, अब मैं अगर फाई वन यूज करता हूं, ठीक है, या मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं ऐसे MI इन जनरल। यहां क्या था वैसे, MI नहीं था, M12I या M21I है। मैंने यहां पे इन जनरल क्या लिख दिया, MI लिख दिया। तो इस फॉर्मूले में अगर M बाहर आएगा तो क्या बचेगा, ये di/dt। डिफरेंस क्या है, या तुम ना बात कर रहे हो बहुत। E है माइनस का M di/dt। तो अब इस पार्ट के अंदर ही मुझे बताओ, di/dt है, जिस भी कॉइल में करंट चेंज होगी तो ईएमएफ कहां इंड्यूस होगा, दूसरी कॉइल के अंदर। ठीक है, तो ये सेम फॉर्मूला कल भी लिखा था, बस वहां पे M की जगह क्या था, L था। ठीक है, यहां पे M आ गया। जिस भी कॉइल में चेंज होगी करंट, उसकी दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कोई बोले यहां से कि डिफाइन M, डिफाइन M म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो क्या करोगे, व्हेन di/dt कितना होगा, 1, तो ये 1 कर दोगे तो M किसके बराबर आएगा, -E के बराबर आएगा। कितना आएगा, -E के इक्वल। तो क्या आएगी डेफिनेशन, ऐसे क्या आएगी डेफिनेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू, या वन कॉइल ले सकते हैं, इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल व्हेन टाइम रेट चेंज ऑफ करंट, सेम कॉइल में या दूसरी कॉइल में, इन अदर कॉइल इज यूनिटी। मतलब कितना होता है यूनिटी, 1।
देखो फिर से सेम चीज, जब भी एम की बात करेंगे एम तब निकालते हैं जब एक कॉइल में चेंज हो रही है करंट, और ईएमएफ कहां पे आएगा, दूसरी कॉइल में। तो अगर मैं यहां शॉर्ट में बनाऊं कि एक छोटी सी कॉइल ये थी और एक कॉइल ये थी, अगर मैं इस वाली कॉइल का एम फाइंड करना चाहता हूं तो करंट कहां चेंज हो रही है, इसके अंदर, इसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, तो ये डेफिनेशन है। वैसे एम दोनों का निकलता है, चाहे इससे इसका निकालो या इससे इसका निकालो, आएगा सेम ही हमेशा। तो वो बोल रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल। अगर यहां पे निकाल रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो करंट कहां चेंज हुई है, इस कॉइल में। तो अदर कॉइल में करंट चेंज होगी, ईएमएफ कहां निकलेगा, यहां पे। कोई भी लिख सकते हो, 1 2 या अदर और 1 लिख सकते हो, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, ये मैंने कल बताया था आपको। जो यूनिट आती है एम की, वो सेम है जो किसकी थी, एल की थी, मतलब हेनरी, और भी थी दो तीन अलग अलग तरीके से ना। क्योंकि अगर यहाँ पे फाई जो है वो एम आई है शॉर्ट में, तो एम कितना आएगा, फाई बाय आई। फाई कितना होता है, ये होता है वीबर पर एम्पियर, ठीक है। और यहां से क्या आएगा, वोल्ट सेकंड, करंट नीचे, और ये भी किसके इक्वल आएगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो कोई भी आप यूज करो, आप एम्पियर को मतलब हेनरी को आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन का ही पार्ट था। पेपर में ये सब आया हुआ है, डिफाइन इंडक्शन, चाहे वो सेल्फ इंडक्शन हो या वो म्यूचुअल इंडक्शन हो, फिर डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। पर क्या है, इसमें भी मिस्टेक हो जाती है कि जब बच्चे लिखना चाहते हैं तो वो सिमिलर वर्ड के कारण क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं और इंटरचेंज कर देते हैं डेफिनेशंस, ठीक है। तो फिर से देखो, ध्यान दो, एक है इंडक्शन और एक है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की यूनिट होगी, इंडक्शन तो फेनोमेना है, कोई यूनिट नहीं है इसकी, तो बस एक फेनोमेना है कि एक में करंट चेंज हो रही है और उसकी वजह से दूसरे का फ्लक्स वेरी करता है, ठीक है। तो इसी का यूज करके हमारे पास इस टॉपिक में एक डेरिवेशन है बस, 3 मार्क्स में आती है डेरिवेशन ये, कि हमें क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, किसका, दो कोएक्सियल सोलेनोइड। देखो अब आप लिखो इसको सोलेनोइड, आप इसको लिखो कॉइल, आप इसको लिखो इंडक्टर, ठीक है। कोई भी वर्ड यूज करो, सबका मतलब सेम है, ठीक। बस क्या है, दो कॉइल हैं, ठीक है। इसने ये नहीं बोला कि जो दोनों कॉइल हैं वो आइडेंटिकल हैं या नहीं है, ठीक है। तो अभी हम मान रहे हैं कि दोनों कॉइल जो आइडेंटिकल नहीं है, दोनों का साइज शेप सब मतलब, शेप तो खैर सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। तो क्या किया हमने, एक कॉइल मानी बड़ी, ये फर्स्ट कॉइल है, ठीक है। और जो सेकेंड कॉइल है वो हमने मान ली थोड़ी छोटी इसके कंपैरिजन में। वो कर पा रहे हो डिफ्रेंशिएट, एक वाइट है और एक क्या है, ग्रीन है, ठीक है। दो कॉइल हैं, दोनों के नाम दे देते हैं। ये है S2 सोलेनोइड या कॉइल, और ये है S1। इसमें करंट आ रही है I2, इसमें करंट आ रही है I1, ठीक है। इनके बड़े सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें यूज करने हैं। जैसे देखो, अगर मैं S1 की बात करता हूं, तो हमने चैप्टर 4 में फर्स्ट टाइम पढ़ा था, फिर हमने जब सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था हमने सब रिपीट किया था। इस S1 के लिए मैंने क्या क्या माना, मैंने माना जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें वो N1 है। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन S1 सोलेनोइड। तो आपको पता है एक होता है N1 और एक होता है स्मॉल n1, क्या डिफरेंस है, क्या होता है। जो स्मॉल n होता है वो है नंबर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, वो तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। तो यहां से n किसके बराबर आएगा, वैसे n इंटू एल के बराबर आएगा, ठीक है, किसी के लिए भी हो। एरिया इसका A1, किसका, छोटे वाले का, ठीक है। और लेंथ हमने दोनों की सेम मानी है, ठीक है। और क्या मान लेते हैं, ये जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा पहले वाला वो B1 है, रेडियस इसकी R1 है। इतने सारे पैरामीटर्स हैं। सेम किसके लिए आएंगे, S2 के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स N2, लीनियर डेंसिटी N2, एरिया A2, लेंथ L, फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है B2, रेडियस R2।
क्या आप बता सकते हो इसमें A1 A2 में कौन ज्यादा है? कौन सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा आएगा, A1 या A2? A1 ज्यादा या A2 ज्यादा? देखो सोच के बोलो। ए क्या होता है? जैसे सोलनॉइड है ये, तो किसी भी टर्न का जो एरिया है दिस इज A1 या ए, ये ए है। बताओ सोच के, A1 ज्यादा है या A2 ज्यादा है? हम्म? यार बड़ी वाली कॉइल कौन सी है? S2। तो बड़े वाले का एरिया ये पूरा है, ठीक है, एक टर्न का। और S1 में छोटा कितना है? इतना सा है, ये A2 है। तो ज्यादा कौन सा दिख रहा है? यार इसकी जो टर्न है, ये टर्न बड़ी है ना, और ये छोटी टर्न है, तो ये एरिया ज्यादा है और ये एरिया क्या है, कम है। तो यहां से हमें दिख रहा है कौन ज्यादा है, A2 ज्यादा है किससे, A1 से। A2 क्या है, ज्यादा है किससे, A1 से। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो जो डेरिवेशन है सिर्फ दो स्टेप है, पूरी डेरिवेशन में सिर्फ दो स्टेप हैं। यही सेम स्टेप हमने फॉलो किए थे कल भी सेल्फ इंडक्शन के अंदर, आज हम फॉलो कर रहे हैं म्यूचुअल के अंदर। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है बाय डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, एम आई होता है। तो मुझे एक फॉर्मूला तो पता है, फाई एम आई होता है। तो मतलब मुझे क्या करना है, फ्लक्स निकालना है बस, ठीक है। जब मुझे फ्लक्स निकालना है तो मैं फ्लक्स कैसे निकालूंगा, सोलनॉइड है, तो सोलनॉइड के लिए फ्लक्स कैसे निकालोगे, पहले मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, कि सोलनॉइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पहला स्टेप ये है, ठीक है। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया क्या होता है, फ्लक्स होता है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे तो इनटू एन बी कर देंगे, वो क्या निकल जाएगा, फ्लक्स। जब फ्लक्स निकल जाएगा, मैं उस फ्लक्स को इससे कंपेयर करूंगा और मेरे पास क्या निकल आएगा, एम निकल आएगा। तो मेरे स्टेप है, पहले क्या निकालेंगे, फील्ड, फिर क्या निकालोगे, इनटू एरिया करोगे, फ्लक्स आएगा, इससे रिलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये कितने स्टेप हो गए, तीन स्टेप हो गए। तो सिर्फ ये तीन स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। तो आई होप इतने में हम कर लेंगे फॉलो। तो कैसे फॉलो करेंगे, हम मान रहे हैं कि लेट I2 इज फ्लोइंग थ्रू S2। ये जो सेकंड सोलनॉइड है बड़े वाला, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, I2। अब अगर इसमें करंट है, जिस सोलनॉइड में करंट आ रही है या फ्लो कर रही है, वही तो फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर करंट I2 है तो फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, S2 प्रोड्यूस करेगा। तो क्या निकालेंगे यहां से, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड S2 क्या आएगी, वो B2 फील्ड है। सेकेंड सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड है वो कौन सी है, B2। सोलेनॉइड के लिए जो फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, याद है, एक ही फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन आई। बस वैल्यू पुट करनी है, N1 N2 क्या पुट करोगे, B2 है तो क्या आएगा, करंट कौन सी आएगी, I2, N क्या आएगा, N2, ठीक है। तो N2 और I2 ये B आ गया। सेकेंड सोलेनॉइड फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जब सेकेंड में करंट फ्लो कर रही है तो फ्लक्स किसका निकालोगे, पहले वाले का। तो इस फील्ड की वजह से मैं क्या निकालूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सोलेनॉइड, कौन सा, पहले वाला, जिसमें करंट फ्लो कर रही है उसकी फील्ड का यूज करके पहले वाले का फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या आएगा, फ्लक्स पहले वाले का निकालें तो क्या आएगा, φ1, क्या आएगा, φ1। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। जिस कॉइल का फ्लक्स निकालना है उसका एरिया यूज करोगे, तो कौन सा एरिया यूज करोगे, A1 या A2, किसका फ्लक्स निकालना है, देखो किसका फ्लक्स निकालना है, पहले वाले का फ्लक्स निकालना। एरिया किसका आएगा, पहले वाले का, एरिया इसका आएगा। लेकिन क्या फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं, म्यूचुअल का मतलब होता है दूसरा फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो फील्ड कौन सी लोगे, दूसरे वाले की, तो क्या आएगी फील्ड, B2। ये फॉर्मूला तब तो सही था जब एक ही टर्न होती, बट क्या यहाँ एक टर्न है, किसका फ्लक्स निकाल रहा हूं, पहले वाले का। तो नंबर ऑफ टर्न्स किसकी आएंगी, पहले वाले की आएंगी। तो यहां पे क्या आएगा, ठीक है, रिपीट करो, सही है।
पहले वाले का फ्लक्स निकालना है तो उसी का एरिया चाहिए, उसी की नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो यहां तक आएगा। एन को मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल एन इंटू एल। तो इस N1 को हम क्या लिख सकते हैं, N1 इंटू एल। V2 कितना है, म्यू नॉट N2 I2, और एरिया A1 क्या आएगा, पाई। वैसे तो A1 भी लिख सकते हैं, A1 ही लिख लें क्या, चलो अभी पाई R1² लिख लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा ये 5 1 चल रहा है, तो 5 1 है म्यू नॉट N1 N2 और पाई R1² L इंटू I2, यही है। एज 5 1 इज इक्वल टू M12 इंटू I2, दोनों को कंपेयर किया, क्या आएगा, मतलब जो भी I2 के साथ है वो M12 है। क्या है I2 के साथ, ये टर्म, तो क्या आएगा M12, क्या आएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1² और L, ये मेरी डेरिवेशन होगी। तो मुझे ये पता है कि मुझे करना क्या था, तो हम स्टेप्स तो कर ही लेंगे। मैंने सिर्फ 3 स्टेप फॉलो किए हैं। पहले स्टेप में क्या निकाली है, फील्ड। जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी फील्ड का यूज करके क्या करोगे, जो नेबरिंग कॉइल है उसका फ्लक्स निकाल लेंगे और इक्वेट कर दिया। तो ये वैसे डेरिवेशन इतनी सी है। कोई बोले डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स या टू कॉइल, तो मैं इतना करके छोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, पेपर में इतना करके छोड़ना नहीं होता, वो उसमें एक स्टेप और जाता आगे। वो बोलते हैं शो करके दिखाओ एंड शो दैट M12 एंड M21 आर इक्वल। क्या शो करना है, M12 और M21 जाएंगे, दोनों इक्वल आएंगे, ये भी शो करना है। जब शो करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये यहां से लेके यहां तक का स्टेप फिर से करना पड़ेगा। सिर्फ क्या चेंज आएगा, जहां जहां 2 था वहां 1 मान लो, जहां 1 है वहां पे 2 मान लो। ठीक है, कर सकते हैं वापस। मैं वो पेज टर्न कर रहा हूं, देखो बताना मुझे करके। मैंने यहां क्या माना है, इसकी करंट का यूज करके इसका फ्लक्स निकाला है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, लेट I1 इज फ्लोइंग थ्रू S1। अब अगर I1 करंट है तो पहले क्या निकालोगे, B1 म्यू नॉट N1 I1। इस B1 का यूज करके क्या निकालोगे अब, किसका, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सोलेनॉइड S2, क्या आएगा, phi 2। तो phi 2 लिखा है तो नंबर ऑफ टर्न्स किसकी आएंगी, किसकी आएंगी, फील्ड किसकी आएगी, पहले वाले की। एरिया किसका आएगा, इसी का एरिया आएगा, यही होगा। तो क्या होगा, N2 को मैं लिख सकता हूं N2L, P1 की वैल्यू है म्यू नॉट N1। अगर नोट डाउन कर रहे हो तो ये मत करना, ये वाला पार्ट थोड़ा झोल है इसके अंदर, थोड़ा झोल है इसके अंदर, बताऊंगा अभी क्या झोल है। ये अभी हम सिमेट्रिक वे में कर रहे हैं, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2² इंटू L और इंटू I1, ये phi 2 आ गया। एज phi 2 कितना होता है, M21 I1, और कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, कंपेयर करते ही M21 की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट N1 N2 पाई R2² L। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू थी, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1² L थी, और यहाँ पे क्या आ रही है, वहां पे R2 आ रही है, सेम तो नहीं आ रही। बट हमने क्या बोला था अभी, हमने बोला है कि थियोरेटिकली दोनों क्या आने चाहिए, दोनों सेम आने चाहिए। सेम तो नहीं आ रहे, जबकि मैंने कोई गलती भी नहीं करी है ना। अगर मैं लॉजिकली देखूं तो मैंने कोई गलती नहीं करी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरा आंसर है वो सेम नहीं आ रहा। तो मतलब कहीं तो झोल हुआ है ना, कहीं तो थोड़ा सा झोल हुआ है, जो हमने अंडरस्टैंड करने में गलती कर दिया। तो मैं बस वो समझाना है, ठीक है।
झोल वैसे क्या हुआ देखो, वापिस जाते हैं फ्लक्स के पार्ट पे। देखो हमने पहला स्टेप क्या किया कि ये बड़ा सोलेनोइड था, ठीक है, और इस बड़े सोलेनोइड में जो है क्या हुआ, करंट पास हो रही है I2, इसमें करंट पास हो रही है तो ये पूरा जो है फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस पूरे सोलेनोइड के अंदर फील्ड है, ठीक है। जो सेकंड सोलेनोइड था वो था छोटा सा, तो जब मैंने सेकंड सोलेनोइड का एरिया निकाला, कहां से कहां तक का, ये इतना एरिया मैंने चूज किया, ये एरिया, इस पूरे एरिया में फील्ड पास हो रही थी ऑलरेडी, तो मुझे यहां पे ये एरिया चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सेम आ गया, ठीक है। लेकिन जब मैंने सेकंड स्टेप किया, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या था, फील्ड कहां प्रोड्यूस हो रही है, फील्ड तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, छोटे वाला, कहां से कहां तक, सिर्फ इतनी सी फील्ड है बस, यहां पे। क्या यहां फील्ड है, नहीं है। क्या यहां फील्ड है, कौन सा एरिया हमेशा कंट्रीब्यूट करता है फ्लक्स के अंदर जहां फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो क्या ये एरिया कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स में, नहीं करेगा। क्या ये करेगा, नहीं करेगा। कौन सा एरिया कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स के अंदर, छोटे वाला एरिया। ये छोटा किसका एरिया है, फर्स्ट वाले का, है ना। तो जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन में जहां मैंने A2 यूज किया, क्या यहाँ A2 आएगा, नहीं, यहाँ भी क्या आएगा, A1 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि A2 कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ भी क्या आएगा, R2, यहाँ भी क्या आएगा, मतलब R1 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, R1। तो क्या चेंज होगा फॉर्मूला, जहां मैंने A2 लिखा है वहां पे क्या आएगा। तो ट्रिक या कंसेप्ट ये है कि हमेशा वो एरिया चूज किया जाता है तो छोटा होता है, कौन सा, जो कॉमन एरिया होगा सिर्फ वही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता है। अगर दोनों का एरिया बराबर है तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो हमेशा क्या करेंगे, जो कंसेप्ट यूज करते हैं, हमेशा बड़े वाले करंट मान के छोटे वाले का फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है, तो उससे निकालना इजी होता है, वो करेक्ट देता है। तो अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो अब हम ये अप्रोच यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, A1 R1 R1, और ये भी क्या आएगा, R1 आएगा, और हम यहां से बोल सकते हैं कि M1 2 और M21 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों क्या आएंगे, इक्वल हैं। समझ में आया। तो ये पेपर में जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन पेपर में आती है 3 मार्क्स के अंदर, 3 मार्क्स में ड्राइव करने के लिए आता है, मतलब अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो यूज करेंगे, बट ये सब 3 मार्क्स में आता है पेपर के अंदर। आसान है वैसे, मेन ये है यहाँ तक, जो बाकी पार्ट है वो क्या है, 1 और 2 को इंटरचेंज करना है, कर सकते हो, ठीक है। क्या हुआ, सही है सब, किसमें, ऑस्कर के, अच्छा नहीं, मतलब ये क्या है, देखो ये जो डेरिवेशन का पार्ट होता है ना, वो ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपको इतने सारे स्कूल हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आप कोई भी स्कूल चेक करोगे इसका हाफ ईयर एग्जाम हुआ है या होने वाला है, आपको यही क्वेश्चन, मैंने हर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कितने मार्क्स में आता है, आपको ये सब मिलेंगे क्वेश्चन, नए है ही नहीं। नया तो थ्योरी में आ ही नहीं सकता, नया कहां से आएगा, वही सेम एनसीईआरटी है, वही सेम सिलेबस है। जो नया बनता है वो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल, वो नहीं बन सकते ना, थ्योरी में क्या ही नया आएगा। ये गिने चुने क्वेश्चन है थ्योरी के, वही आने हैं पेपर के अंदर, अगर आएंगे तो, ठीक है, अगर आएंगे तो, इतना कि आएंगे ही आएंगे, अगर आएंगे तो ये सब आएंगे। अब देखो एक ये क्वेश्चन है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है। कंपटीशन में इसको अलग तरीके से कराते हैं, बट हमारे में तो ये बहुत इजी वे में हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये मिक्स क्वेश्चन है जिसमें मुझे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का एक साथ यूज करना है। देखो पढ़ के क्या लिखा हुआ है, दो को एक्सियल सोलेनोइड है, दोनों की लेंथ L है, आउटर सोलेनोइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ N1, और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर इनर सोलेनोइड इज A2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स N2। मतलब अब इसके हिसाब से A1 एरिया बड़ा है और A2 क्या है, छोटा है।
जो हमने डेरिवेशन किया उसमें क्या था, उसमें उल्टा था, ठीक है। और बोला है राइट द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 ऑफ टू कॉइल्स एंड देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस M एंड हेंस शो दैट M इज लेस देन L1 L2, ठीक है। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, मुझे ये पता है, देखो एक सेकेंड, अगर मैं लिखूं L का फॉर्मूला वो था म्यू नॉट NA² A/L, ये मुझे पता है। और M मैंने अभी डिफाइन किया, कितना होता है, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ एरिया A इंटू L। ए कौन सा एरिया, छोटे वाला एरिया, ये दो हैं। बोले ये दोनों वैल्यू लिखो इनके हिसाब से। तो अगर मैं अब आंसर में लिखूंगा तो बताओ मुझे, एक चीज क्वेश्चन पढ़ के जो मुझे पता लग रही है, आउटर साइड पे ये है सोलेनोइड S1, तो क्वेश्चन के हिसाब से एरिया A1 इज मोर देन A2। क्वेश्चन के हिसाब से बाहर रख दो, क्वेश्चन के हिसाब से एरिया A1 इज मोर देन A2। तो बताओ पहला L1 की वैल्यू क्या होगी उन क्वेश्चन के हिसाब से। L1 की वैल्यू, L का फॉर्मूला ये है, जब फर्स्ट के लिए लिखोगे तो म्यू नॉट क्या रहेगा, म्यू नॉट, जहां पे n है वहां पे क्या आ गया, N1 स्क्वायर, फिर A1 और बाय L, यही आएगा, ठीक है। और L2 क्या आएगा, वो आएगा म्यू नॉट, क्या लेंगे, नहीं L में नहीं फर्क पड़ता ना, जब M लिखेंगे तो वहां पे आता है कॉमन एरिया ना। जो L है वो तो सिंगल कॉइल की प्रॉपर्टी है, तो वहां नहीं मैटर करता A1 A2। तो म्यू नॉट N2² A2 बाय L। और M क्या लिखोगे, वो आएगा म्यू नॉट N1 N2। अब यहां कौन सा एरिया आएगा, A1 या A2, कॉमन कौन सा है, जो छोटा है वो कॉमन है ना, तो क्या आएगा आंसर में, मतलब यहां क्या यूज करोगे A2, और साथ में क्या है L। मुझे इसको कंपेयर करना है, बट प्रॉब्लम क्या है कंपेयर करने में, दो फॉर्मूले जो हैं वो कैपिटल N में है और एक फॉर्मूला स्मॉल n में है। तो या तो इनको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। अब दोनों को चेंज करने से बेहतर है एक को चेंज कर लेते हैं। तो मैंने m को चेंज कर लिया। क्या चेंज किया m में, क्या चेंज आएगा, स्मॉल n किसके बराबर आएगा, वो आएगा N1/L N2/L A2 इंटू L। एक L काट दो, क्या बच गया, ये बचेगा m की वैल्यू म्यू नॉट N1 N2 A2 बाय L। ये m आ गया, बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो मैं यहां तक तो समाउ लिख सकता हूं। बोला ये प्रूव करके दिखाओ कि m जो है वो है लेस देन रूट L1 L2, ये प्रूव करना है मुझे। जो m की वैल्यू है वो क्या है, रूट L1 L2 से छोटी है। रूट में L1 L2 चाहिए, तो मैंने सबसे पहले निकाला रूट L1 L2 कितना होता है, क्या आएगा, L1 की वैल्यू है म्यू नॉट N1² और A1/L म्यू नॉट N2² A2/L। बताओ क्या बाहर आएगा, म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट स्क्वायर, तो बाहर क्या आ गया, म्यू नॉट N1² से बाहर N1, N2² से बाहर N2, L² से बाहर L, और यहाँ क्या बचेगा, रूट में A1 A2, और ये है रूट L1 L2, यही है, और ये M है। मुझे चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है रेशियो ले लो, पता लग जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो लो रेशियो, डिवाइड कर दो, किसी को भी किसी डिवाइड कर दो। मान लो मैंने ऊपर रखा रूट L1 L2, ठीक है, और नीचे रखा मैंने M, बताओ क्या आएगा, ऊपर रखा ये नीचे रखा ये, क्या क्या कट गया, म्यू नॉट N1 N2/L कैंसिल हो गया, ये सब कट गया, क्या बचेगा सिर्फ यहां से बचा रूट में
A1 A2 और नीचे से क्या बचा, नीचे से बचा A2। अब बताना है ये रेशियो आएगा वो लेस देन 1 है या मोर देन 1 है, बता पाओगे? ये जो रेशियो है, ये जो रेश ये जो रेशियो है, क्या ये रेशियो लेस देन 1 है या मोर देन 1 है, क्या करोगे गैस? मतलब कई सारे तरीके हैं समझाने के, जो आप बोल रहे हो वो भी ठीक बोल रहे हो, ठीक है। हाँ मतलब मुझे अप्रोच जाननी है, जो तुम्हारी अप्रोच है ठीक है। कोई वो बताओ, कोई कैसे बताएगा ये कि बड़ा है या छोटा है? इसका यूज कर सकते हो कि A1 बड़ा है A2 से, A1 बड़ा है A2 से। चलो लेट से एग्जांपल के लिए मानते हैं A2 4 है A1 5 है, सोचो एग्जांपल के लिए। A2 4 है और ये है 4+1 और नीचे भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो क्या आएगी वैल्यू, बड़ी आएगी छोटी आएगी? अरे अगर ये 4 है और ये 5 है तो A1 क्या हो जाएगा, 4+1 नहीं हो जाएगा? क्या आएगा आंसर? क्या कह रहे हैं? देखो जो मुझे लगता है इजी वे है, एक रूट माना ये A1 ये A2 रूट के बाहर था, जब रूट में जाएगा तो क्या बन गया, A2 स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो क्या कटेगा, एक A2 से एक A2 कट गया, क्या आएगा ये आएगा √A1/A2। A1 बड़ा है A2 से, ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी वैल्यू है, तो रेशो क्या आएगा, क्या आएगा रेशो, मोर देन 1 है ना। रेशो क्या आएगा, मोर देन 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि √L1 L2/M इज मोर देन 1 और √L1 L2 इज मोर देन। इसको में से रिलेट करते हैं किससे, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग से, ठीक है। अभी देखते हैं उसको, सीबीएसई नहीं पूछता ऐसे ज्यादा, पर ये बोर्ड का क्वेश्चन है, देखो वैसे टफ क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्या है, इतना दिमाग नहीं चलता बच्चों का, बेसिक बेसिक बच्चे जो है वो कोशिश करते हैं जो 5-10 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन करो, खत्म। उसमें अगर आ गया तो आ गया, आर्या पावला सीन होता है हमेशा। लेकिन आप चाहे 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो वो भी कम है, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग खुलता है, खुद से देख देख के नहीं, खुद से। जितने खुद से प्रैक्टिस करोगे वो आपका दिमाग इतना ओपन कर देगा कि आपको नया क्वेश्चन देखते हैं डर नहीं लगेगा। मेन वही चाहिए बस, समझ में आया? ठीक है। तो इसमें वैसे कुछ भी नहीं था। अब देखो यहां तक जो था वो तो बाय फॉर्मूला ही है ना, बस बोला एल का फॉर्मूला लिखो और एम का फॉर्मूला लिखो और उसके बाद कंपेयर करना है। तो कंपेरिजन में चाहे जो भी वैल्यू थी हमने वैल्यूज पुट की और सोल्व कर लिया, ठीक है। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक शीट एक्स्ट्रा आ गई, ये हमने एक में खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर, आसान सा है ये उतना टिपिकल नहीं है, ठीक है। ओके ओके क्वेश्चन है। मतलब दो सर्कुलर कॉइल हैं, एक की रेडियस है स्मॉल आर और एक की है कैपिटल आर, दे आर प्लेस्ड को एक्सियली विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग। सर्कुलर कॉइल्स हैं, कितनी टर्न्स हैं नहीं दी है, तो कितनी मान के चलोगे, एक एक, ठीक है। क्या मानोगे दोनों में, एक एक टर्न है। बट ये लिखा हुआ है आर बहुत बड़ा है आर से, सिर्फ बड़ा नहीं है बहुत ही बड़ा माना हुआ है, ठीक है। तो दोनों के जो वो पार्ट हैं सर्कल में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो मान लिया एक सर्कल जो है छोटा सा है, इतना सा मान लेते हैं, ठीक है। और एक सर्कल जो है, यार ये तो एक ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इसमें ये जो है ये आर है और ये जो है
आर है, और क्वेश्चन बोला है जो आर है वो बहुत बड़ा है आर से, ठीक है। क्वेश्चन बोला है इन दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, क्या होगा इस अरेंजमेंट का। तो मुझे पता है कि अगर मुझे एम निकालना है, मैं कंसेप्ट क्या यूज करूंगा, बड़े वाले की करंट मानूंगा, ठीक है, उसकी फील्ड निकालूंगा, उसकी वजह से छोटे वाले का फ्लक्स निकालूंगा और कंपेयर कर लूंगा, ये स्टेप है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या आएगा, पहले था सोलेनोइड, तो मुझे सोलेनोइड की फील्ड पता थी कितनी आती है, म्यू नॉट एन आई, बट ये तो सर्कल है, तो सर्कल कितनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वो अगर याद है तो क्वेश्चन आसान है, वो याद नहीं है तो मैं पेस्ट रन करना पड़ेगा। ये बड़े वाला है, इसमें कोई करंट नहीं दी है इसके अंदर, तो मैंने मान लिया इसमें करंट आई है, ठीक है। ये कॉइल क्या, हाँ ठीक है, फॉर्मूला तो चाहिए हमें। ये मान लिया 1 और ये मान लिया 2, तो लेट कर लिया, लेट आई इज फ्लोइंग थ्रो, या तो लिख सकते हैं लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, याद है किसी को, बी मान लेते हैं इसको, सर्कल के सेंटर पे फील्ड वो होती है बी नॉट बाय 4 पाई और आई बाय आर इंटू 2 पाई, याद है, ये हमने चैप्टर 4 में किया था, है ना। इतने क्वेश्चन कर रखे हैं तो याद हो जाना चाहिए ऐसे तो सर्कल के सेंटर पे इतनी फील्ड आती है, पूरा जो आर है वो इस रेडियस से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मतलब ये जो छोटा सर्कल है वो सेंटर के आसपास ही है, बोला क्या है जो आर है वो बहुत बड़ा है स्मॉल आर से, मतलब ये ऐसा मान लो कि सर्कल बहुत बड़ा है और दूसरा वो छोटा सा ही है, जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सर्कल के आसपास ही है, ठीक है। तो इससे हम क्या अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि एज आर इज लेस देन आर, ठीक है, मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्मॉलर सर्कल is almost constant and given by कितनी सेम, कुछ कटेगा, काट सकते हैं तो पे क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, इतनी फील्ड है इसकी, ठीक है। अब इस फील्ड का यूज करके क्या आप छोटे वाले का फ्लक्स निकाल सकते हो, है ना? कितनी टर्न्स है, 1 टर्न है, तो क्या आएगा फ्लक्स, फ्लक्स क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ स्मॉलर सर्कल, फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया कितना है इसका, रेडियस अगर आर है तो एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, और बी कितना है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर इंटू पाई आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाय 2 आर इंटू आई, फ्लक्स आ गया, फ्लक्स होता है एम आई, इंप्लाइज एम कितना आएगा, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाय, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड सर्कल की यूज की है, पिछला था सोलेनोइड का, तो वहां पे सोलेनोइड का फॉर्मूला यूज हुआ, समझ में आया क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। तो जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है एम की वो तो मैं देख ली, तो आसान सी है वो तो, ठीक है। बाकी ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सब ऐसे क्वेश्चन है पहले कर रखे हैं, वैसे ही एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है, ठीक है, और बोर्ड में आया हुआ तो हम यूज कर रहे हैं, ऑल्दो ये क्या है एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आसान सा है, ठीक है यहाँ तक। तो मेन जो इसके क्वेश्चन है वो ये हैं, और 2 क्वेश्चन छोटे छोटे से क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, हाउ डज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल चेंजेस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल चेंजेस व्हेन, पहला पार्ट क्या है,
distance between the two coils is increased, number of turns in each coil is decreased, a thin iron sheet is placed between the two coils. ठीक है, देखो इस पहले वाले को अभी हम अलग तरीके से देखेंगे. m का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट n1 n2 पाई r स्क्वायर इंटू एल. ठीक है, ये m होता है. बट ये m हमने तब निकाला है जब दोनों जो सोलनॉइड है वो कैसे हैं? कोएक्सियल हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, तब आएगा ये. लेकिन मान लो सोलनॉइड में एक इधर था और एक इधर है, तो क्या सेम आंसर आएगा? नहीं, तब सेम नहीं आएगा. तो वहीं पे एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं क्या? कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग. ये दोनों कॉइल किस तरीके से कपल कर रखे हैं, इनकी कैसे वाइंडिंग हो रखी है, उस पर डिपेंड करता है. जैसे ये बेस्ट तरीका है, तो इसमें क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स आता है. ठीक, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन करने से पहले, ये जो क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया? एक क्वेश्चन ये भी है, पहले डिस्कस कर लेते हैं. चलो, बोले कौन से केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है सबसे ज्यादा होगा, किस केस में सबसे कम होगा. ठीक है, पहले तो ओवरलैप ही कर रहा है. ठीक है, तो ये तो क्या देगा? हाईएस्ट देगा. क्यों? मतलब इसको समझो कि एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, दोनों में मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है. ठीक है, यहां जो फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम. जब थोड़ा दूर दूर कर दिया तो इसका जो फ्लक्स आएगा इसमें से पास हो सकता है ना, पास हो सकता है. तो यहां पे जो फ्लक्स आएगा इससे तो कम ही आएगा. लेकिन जब इसको देखोगे थर्ड को, और ये ऐसे है, तो इसका फ्लक्स है वो इसमें से पास होगा नहीं, इसकी एक्सिस ही अलग है, ये अलग एक्सिस पे है. तो क्या कुछ आएगा? नहीं. तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग नहीं आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? मैक्सिमम. यहाँ 0 मान लो, यहाँ 1 और यहाँ बिटवीन 1. तो कहाँ फ्लक्स ज्यादा आएगा? इधर. तो यहाँ फ्लक्स ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे m क्या आएगा? यहाँ पे m क्या आएगा? मिनिमम. ठीक है, और यहाँ पे m क्या होगा? मिनिमम से और मैक्सिमम के बीच. ठीक है, तो हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो क्या m सेम रहेगा? नहीं, m क्या होगा? चेंज होगा. कम या ज्यादा? ऑब्वियसली बात है, कम होगा. तो ये पहला पार्ट है. पहला पार्ट है कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर दी, डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो m क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. पहले दो सोलेनॉइड जो थे वो पास में थे, अब सोलेनॉइड को दूर कर दिया, तो दूर जाने से जो फ्लक्स पास होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. जब फ्लक्स रिड्यूस होगा तो m अपने आप क्या होगा? रिड्यूस होगा. पहला केस. सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल इज डिक्रीज. भाई अगर आप n डिक्रीज करोगे तो स्मॉल n भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. और n कम होगा तो m क्या होगा? सब लॉजिकल क्वेश्चन है. और थर्ड पार्ट क्या है? आयरन शीट इज. तो उसमें क्या होता है? तो इस केस में जहां म्यू नॉट है वहां पे क्या आएगा? म्यू n1 n2 पाई r स्क्वायर एल. और म्यू कितना होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर n1 n2 पाई r स्क्वायर एल. और आयरन के लिए म्यू आर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है एक से. तो m डैश क्या हो गया? बड़ा हो गया. किससे? इंक्रीज कर गया. तो ये तो सेम क्वेश्चन जो ये आयरन शीट वाला है वो हमने एल में भी देखा था, कि अगर आप एक मीडियम इंसर्ट करते हो लाइक फेरो सब्सटेंस, तो फेरो सब्सटेंस से एल बढ़ेगा, एम बढ़ेगा. डिस्टेंस बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ टर्न्स, अच्छा, डिस्टेंस बढ़ाने से एम कम हो जाए डायरेक्टली, और नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करोगे तो डायरेक्टली है एन बढ़ेगा तो एम बढ़ेगा, एन कम होगा तो एम क्या होगा? कम होगा. ठीक है, तो ये टॉपिक जो है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला, ये यहाँ खत्म होता है. वैसे तो टॉपिक्स जो हैं, जो मेजरली टॉपिक्स थे वो सब खत्म है. कुछ क्या है, छोट-मोट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो हमें डिस्कस करने हैं. वैसे आज का प्लान तो नहीं था, लेकिन अब हमारे पास टाइम है अभी, तो अभी हम 10-15 मिनट और डिस्कस करते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है वो.
करें आगे। इसके बाद ये खत्म है टॉपिक यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है। वो बोला है एक ना ऐसा कॉइल है, ठीक है, और ऊपर से एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट नीचे गिर रही है, ठीक है। और जब ये मैग्नेट नीचे गिरेगी तो इसका ईएमएफ जो है उसका ग्राफ बनाना टाइम के साथ। इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? एक मैग्नेट जो है उसको ड्रॉप कर दिया, वो इस कॉइल में गिरती है और कॉइल से गिरी और पास हो गई नीचे, और बताना है इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। ये हमें बताना है। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। मतलब वैसे सीबीएसई में तो नहीं आया अभी तक, पर कंपटीशन में आया हुआ है कई बार, मेंस वगैरह के अंदर और नीट में हर जगह पूछा हुआ है। लॉजिकल सा क्वेश्चन है। देखो पहले बहुत ऊपर थी, पहले क्या था, ये बहुत ऊपर थी। तो बहुत ऊपर थी तो इसमें तो फ्लक्स ना आगे बढ़ा पास होगा। कोई फ्लक्स चेंज होगा इसका? नहीं होगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा इसका तो इनिशियली फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा। जैसे जैसे ये पास आ रही है इसमें फ्लक्स पास होगा, और फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। धीरे धीरे नीचे आ रही है, ये फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा, है ना। शुरू में कितना था? 0। धीरे धीरे पास आ रहा है, धीरे पास आएगा तो फ्लक्स चेंज होना शुरू होगा। और फ्लक्स चेंज भी कैसा हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। फिर एक मोमेंट पे जब ये मैग्नेट इधर आएगी, कहाँ पे? इसके बीच में। जितनी फील्ड लाइन निकलेंगी उतनी ही वापस जाएंगी। तो फिर से एक मोमेंट पे फ्लक्स क्या होगा? वापस 0 हो जाएगा। पहले 0 था, नीचे आते हुए क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? तो इसका फ्लक्स बदल रहा है। जब फ्लक्स बदल रहा है और ये नीचे आ रहा है तो पहले तो क्या होगा? वैल्यू बढ़ रही है। फिर एक मोमेंट पे ये इसके अंदर से क्रॉस होगा तो उस पर फ्लक्स क्या हो गया? वापस 0। फिर जा रहा नीचे, पहले रिपेल कर रहा था। अगर ये नॉर्थ नीचे आ रहा तो यहाँ पे पोलैरिटी कौन सी आएगी? नॉर्थ। अब ये क्रॉस कर गया, अब यहाँ पे क्या हो गया? जब ये जाएगा नीचे, ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। अब ये जा रहा है नीचे, ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। पहले क्या कर रहा था? रिपेल। अब क्या कर रहा है? पहले जो भी साइन था ईएमएफ का, अब इस केस में साइन क्या होगा? क्यों जाएगा? मान लो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। लेकिन एक डिफरेंस, तो अगर मैं यहाँ आधा ग्राफ बनाऊं तो आधा ग्राफ कैसे बनेगा कि पहले फ्लक्स बढ़ रहा है और एकदम से 0 हो गया। 0 कब हुआ? जब ये अंदर पहुंचा, ठीक है। पर जैसे ही ये अब इतनी, मान लो ये डिस्टेंस डी थी और ये भी डिस्टेंस डी है। कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि जब डी डिस्टेंस ऊपर था और उतनी डिस्टेंस नीचे आ गया, क्या दोनों पॉइंट पे सेम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या चेंज आएगा? ये अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, क्या दोनों में सेम ईएमएफ आना चाहिए? मतलब ग्राफ जो है, जो ग्राफ है, ठीक है। अबे यार, या मैंने 2-3 बार हो गया ये, पूरा क्वेश्चन गायब हो गया ना। कंप्लीट गायब। दोबारा बनाए? ऐसा एक बार पहले भी हुआ था ना। ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये साउथ, ये नॉर्थ, ये जा रहा है नीचे और ये भी जा रहा है नीचे। देखो क्या होगा। पहले जब ये नीचे आ रहा है तो नीचे आते इसका फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो बढ़ रहा है। पर जिस मोमेंट पे क्रॉस करेगा इसको, क्या होगा? वो वापस एकदम से 0 हो गया। पर जब ये इतनी ही डिस्टेंस नीचे पहुंचा तो क्वेश्चन पूछता है क्या नीचे भी इतना ही पीक आएगा या कम आएगा या ज्यादा आएगा, ठीक है।
इसका आंसर छुपा हुआ है फैराडे के लॉज के अंदर। हमने उसमें एक लाइन पढ़ी थी कि अगर रिलेटिव मोशन बढ़ता है तो ईएमएफ क्या होता है, बढ़ जाता है, याद है? तो कैसे बढ़ेगा, जब ये नीचे गिर रहा है स्पीड यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है? अगर ये अंडर ग्रेविटी नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरते हुए स्पीड क्या सेम रहती है, क्या होती है? नीचे गिरते हुए स्पीड क्या होती है, बढ़ रही है। जब नीचे स्पीड बढ़ रही है तो मतलब यहाँ चेंज इन फ्लक्स ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू दिस पोजीशन। तो नीचे अगर चेंज इन स्पीड ज्यादा है तो ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो नीचे वाला पीक आएगा वो सेम नहीं आएगा, वो क्या होगा, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, बड़ा होगा। होगा तो ऐसा ही डायग्राम, बस एक आएगा। और जब ये बहुत चला जाएगा नीचे तो फिर से क्या होगा, इसका फ्लक्स फिर जीरो हो गया तो वापस क्या आएगा, वो जीरो आएगा। तो ग्राफ की शेप कैसी आएगी, पहले ये बढ़ा, फिर एकदम जीरो हो गया, और फिर तो ये भी ईएमएफ है और ये भी क्या है, ईएमएफ है। बस एक चीज करेक्शन कर लेते हैं, ये ग्राफ कहां मिलेगा, ग्राफ कहां मिलेगा, पेपर में बना बनाया आता है ग्राफ, बस करेक्ट ग्राफ चूज करना होता है। मतलब दिस पीक इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस पीक, ठीक है। ये मेन सा क्वेश्चन है कि एक कॉइल गिर रही है और आपका ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ जो है प्लॉट करना है। तो मुझे ऐसे 5-10 क्वेश्चन है छोटे छोटे, मुझे वो डिस्कस करने हैं। उसी में हमारा जो है जाएगा, बाकी थ्योरी खत्म है इस चैप्टर की, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।